Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 9463625680. तो बेटा हम कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर और उसके क्वेश्चन पार्ट पे हैं हम। एटॉमिक साइज के क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। इनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटा साइज किसका होगा। देखो ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एफ नेगेटिव ओ एंड एन। ठीक है, ये देखिए इसमें देखो अगर आप ध्यान से तो एक तो आपको दे रखा है एफ, एक एफ नेगेटिव, एक ओ दे रखा है, एक एन दे रखा है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं जनरली बेटा, अगर आप बात करो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, इन तीनों में से सबसे बड़ा साइज़ किसका है। ठीक है, इन तीनों में से सबसे बड़ा साइज़ है नाइट्रोजन का, उससे छोटा साइज़ है ऑक्सीजन का और सबसे छोटा साइज़ है फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि ये पीरियड की बात हो रही है। देखो ये पीरियड में आते हैं, समझ आ गई आपको। ये आते हैं किसमें, पीरियड में आते हैं। तो पीरियड में जो साइज़ होता है बेटा वो स्मॉल होता जाता है। ठीक है, पीरियड में जो साइज़ होता जाता है वो स्मॉल होता जाता है। बट अब यहाँ पे हमको इन्होंने बता रखा है ये फ्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, एफ नेगेटिव भी दे रखा है। एफ नेगेटिव का केस क्या होता है कि यहाँ पे एफ नेगेटिव के केस में बेटा यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। देखो क्योंकि फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो 9 प्रोटॉन रहते हैं, तो एक इसमें इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जैसे अगर कभी भी आपका कंपेयर आ जाए किसी न्यूट्रल स्पीशीज से, ठीक है, किसी अनायन का जो कंपेरेबल आ जाए किससे, न्यूट्रल स्पीशीज से, ऑल दीज आर न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल से कंपैरिजन आ जाए तो सबसे बड़ा साइज जो होगा वो नेगेटिव वाले का होता है। ठीक है, तो इसका जो केस आएगा वो ऐसे आएगा, एफ नेगेटिव ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसको ध्यान में रख के आपने करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम है स्मॉलेस्ट साइज पूछा है बेटा। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। ये देखो फ्लोरीन का सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, तो इट्स आंसर इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द आयनिक रेडियाई इन ए, एंगस्ट्रॉम है ये, दिस वन इज एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से आयनिक रेडियस किसका बड़ा है या छोटा है ना। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब बताना, सबसे पहले सिंपल बात है, सबसे पहले इनको चेक करो कि ये हैं कौन। ये तीनों है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो इसके भी 10 है, इसके भी 10 है और इसके भी 10 है। मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात आए, ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, साइज सबसे बड़ा इसका हो गया, फिर उससे छोटा इसका हो गया, उससे छोटा इसका हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, इनका बताना है आपने कि सबसे आयनिक रेडियस बड़ा होगा। रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, कभी भी रिस्पेक्टिवली लिखा हो तो मतलब ऐसे ही बताना है ट्रेंड में, मतलब सबसे पहले N3 नेगेटिव का, फिर O2 नेगेटिव का, फिर F नेगेटिव का। तो N3 नेगेटिव का सबसे बड़ा आएगा। तो देखो इनमें से तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू वो आंसर है ये रही 1.71। ये तो N3 नेगेटिव के लिए हो गया, O2 नेगेटिव के लिए 1.40 और F नेगेटिव के लिए 1.36। तो बी इज़ द राइट आंसर बेटा। तो बी इसका क्या है बेटा, राइट आंसर है। ठीक है, इसको आपने ध्यान से करना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ही ज़बरदस्त ये टॉपिक है। ये वाला जो टॉपिक है आपको +1 और +2 दोनों क्लासेस में इतना ज़्यादा काम आएगा, अभी बात ही छोड़ दो, इसको ध्यान से करना आपने। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, वैसे तो मैंने आपको करवा चुका हूँ सेकेंड चैप्टर में भी, पर मैं फिर भी आपको बताऊँगा अच्छी तरह से अभी कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। It is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state। ठीक है, देखो किसी कोई एक एटम ले लो आप। ठीक है, कोई एक एटम ले लो, मतलब वैसे तो हमेशा ही एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। एटम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसमें जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आपस में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक एटम को बाहर निकालते हो। ठीक है, आइसोलेट करते हो, आइसोलेटेड। ठीक है, फिर उसको आप कौन सी स्टेट में लेके जाते हो, गैसी स्टेट में। एक एटम चाहे सॉलिड का ले लो, लिक्विड का ले लो, ठीक है, या गैस का, मतलब कोई भी ले लो, आपको उसको गैसेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक एटम आइसोलेट किया, उसको गैसेज में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर आपने उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। ठीक है, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, it is the amount of energy required
हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम, ठीक है, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये देखिए, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का मैंने एक एटम ले लिया, ठीक है, सोडियम के एक एटम में से ये गैसेज एटम ले लिया मैंने यहाँ पे, तो सोडियम के एक गैसेज एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, देखो Na पॉजिटिव बन गया ना और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जो मुझे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है बेटा, ठीक है, आपको ही बताना है। देखो अब हमारा इस टॉपिक में क्या कंसर्न रहेगा, हमारा कंसर्न ये रहेगा कि हमने एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो एटम में से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन है कि जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है वो डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा कब निकलेगा, कब निकलेगा। वैसे मैं आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि कब ज़्यादा निकलेगा, कब बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर। देखो सिंपल सी बात है, जब कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है कि डिफ़िकल्ट है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, डिफ़िकल्ट है। जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको निकालना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले शेल में पड़ा है, ठीक है, उसके जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा रिपेल कर रहे हैं और रिपेल्शन कॉज कर रहे हैं, तो उसको निकालना आसान है या डिफ़िकल्ट है? तो बेटा उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्शन उसको कॉज करेंगे तो वो तो पहले रिपेल हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा हीट करोगे तो अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, मैं उनके बारे में डिस्कशन करता हूँ अभी। फर्स्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जेड इफेक्टिव, ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जितना न्यूक्लियर चार्ज बेटा ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उतना हमें इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकलेगा कि कम? तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन की, तो उतना इलेक्ट्रॉन जो है निकालने में ज़्यादा दिक्कत आएगी हमें। तो जितनी ज़्यादा दिक्कत आएगी तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो उसकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मतलब क्या होगा कि मोर इज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतनी आयनेशन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने के कारण अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, और उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। समझ आ गई बात। दूसरा क्या, साइज़ ऑफ द एटम। अब सिंपल सी बात है बेटा, आपने बताना है कि जितना साइज़ बड़ा होगा उतना जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास होगा कि दूर होगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा, दूर होगा। जितना साइज़ बड़ा होगा तो जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना उसको निकालना आसान होता है, ठीक है। और जितना साइज़ छोटा होगा तो उतना जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो उसको निकालना मुश्किल होता है। तो देखो जैसे साइज़ छोटा होगा, ये देखो साइज़ डिक्रीज़, मैंने डिक्रीज़ का साइन दिखा रखा है, साइज़ छोटा होगा उतनी आयनेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? साइज़ छोटा होने के कारण अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिस वजह से जो आयनेशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखोगे। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे सिंपल ही दिखा रखा है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लेना, इलेबोरेट करके लिख लेना। फिर आ गया चार्ज ऑन आयन, ठीक है, कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी कि कम होगी। अब इसमें बेटा दो केस आते हैं चार्ज के केस में, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मैं आपको इसकी दो एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक तो Na पॉजिटिव और एक F नेगेटिव। मैं दो एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे बेटा बात पूछूं कि इन दोनों के केसेस में मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा हों। अब देखो सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बेटा, 10 रह गए। वैसे तो 11 होते हैं ना, पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, देखो एटॉमिक नंबर, इसमें प्रोटॉन तो 9 ही होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 10 हो गए, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो अब सिंपल सी बात है, मुझे ये बताओ कि इन दोनों में अगर मैं बात पूछूँ आपको कि आयनेशन एनर्जी इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी? इन दोनों में से आयनेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी बेटा जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा खींचा हुआ होगा। तो अब देखो प्रोटॉन यहाँ पे 11 है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है, और जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे बेटा उतना क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि जो प्रोटॉन है 11 प्रोटॉन वो 10 इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट खींचते हैं अपनी तरफ। तो जो सोडियम का जो साइज़ है वो छोटा होगा फ्लोरीन के साइज़ से, F नेगेटिव के साइज़ से, ठीक है। तो जितना साइज़ छोटा होगा बेटा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उतनी आयनेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी Na पॉजिटिव वाले के केस में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू F नेगेटिव के केस में। तो मतलब आयनेशन एनर्जी Na पॉजिटिव के केस
इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पे क्या था कि इन प्रोटॉन्स कम है इलेक्ट्रॉन से, तो इनकी अट्रैक्शन कम होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट आ गया हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। अगर आपको कभी भी बेटा ये आ जाए ना कि कोई एलिमेंट है वो हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, वो ना एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं बेटा, इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये उनमें क्या होती है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो चाहते हैं भी हम इसी स्टेट में ही रहें, या तो हाफ फील्ड रहे या फुली फील्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो भी हाफ फील्ड या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसी भी एलिमेंट की, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो वो कभी भी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता। ठीक है, अगर वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता तो उसकी जो आयनेशन एनर्जी होती है बेटा, वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है दूसरे के कंपैरिजन में। तो अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए हाफ फील्ड और फुली फील्ड का, तो उसमें जो आयनेशन एनर्जी है वो हमेशा ज़्यादा लिखनी है। इसकी एग्जाम्पल्स आएंगी आगे, वो मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ सबशेल। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसके भी आगे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या होता है कि बेटा देखो, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ गया कि एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन एस में पड़ा है और दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन पी में पड़ा है, एस वाले को बाहर इजीली निकाल सकते हैं कि पी वाले को निकालना आसान होता है। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जो एस होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो एस में अगर किसी का इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसकी अट्रैक्शन वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो पी में पड़ा है उसकी अट्रैक्शन एस वाले से कम होती है। तो पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो पी में से जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी आयनेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इट मीन जो एस वाले को आयनेशन एनर्जी वो सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, उससे कम आयनेशन एनर्जी पी वाले को देनी पड़ेगी, उससे कम जो एनर्जी है वो डी वाले को देनी पड़ेगी, और सबसे कम देनी पड़ेगी एफ ब्लॉक वाले को, क्योंकि एफ ब्लॉक वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जो न्यूक्लियस है बहुत कम अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो दैट्स वाई इनके इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ा सा भी हीट करोगे तभी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका ट्रेंड होता है एसपीडीएफ का। फिर आ गया शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये होती है रिपल्शन। ठीक है, जब न्यूक्लियस के चार्ज को रोकना है, एक ही बात होती है। तो देखो, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस जो चार्ज छोड़ रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, वो ज़्यादा उसको शील्ड कर रहे हैं। शील्ड का मतलब रोक रहे हैं ज़्यादा, जो ये न्यूक्लियस चार्ज छोड़ रहा है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा पहुंचेगा कि कम पहुंचेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बेटा यहाँ पे जो शील्डिंग फैक्टर अगर वो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे तो कम ही पहुंचेगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस न्यूक्लियस के चार्ज को रोक लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कम पहुंचेगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो कम पहुंचेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको न्यूक्लियस बहुत कम अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर इसको थोड़ा सा भी हिट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि मोर इज द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, मोर इज द शील्डिंग इफेक्ट का मतलब जितना ज़्यादा चार्ज रोकेंगे ये वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, उतना बाहर वाले को बाहर निकालना आसान होगा। तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? कम होगी, लेस होगी। ठीक है, तो ये देखो इसका केस यहाँ पे दिखा रखा है कि शील्डिंग इफेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ठीक है, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये ज़्यादा का साइन है, ठीक है, उतना जो आयनेशन एनर्जी होगी बेटा वो कम देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है न्यूक्लियस चार्ज को रोकना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ लगते हाथ, ये वाली चीज़, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको कल डिस्कस करूँगा। ये 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।